हिस्ट्री ऑफ आरएसएस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो दोस्तों, 1925 में एक डॉक्टर ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका एम था हिंदू सोसाइटी को ब्रिटिश के अगेंस्ट तैयार करना। उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन एक दिन चलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की, जिनको 2025 में 100 साल पूरे हो गए। और इस 100 साल के उपलब्धि पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के नाम से 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया है। आरएसएस एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीति के गलियारों की धड़कनें बढ़ जाती है। यह समाज के भीतर कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े परिवारों में से अपनी पहचान करवाता है। लेकिन यहाँ सवाल यह नहीं है कि आरएसएस का मतलब क्या है। सवाल यह है कि आरएसएस क्या सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक, या सांस्कृतिक तौर पर काम करता है या फिर राजनीतिक तौर पर, या फिर इसका कुछ और ही काम है। तो चलिए ज़रा पीछे चलते हैं, कुछ इतिहास के पन्नों को टटोल लेते हैं और जानते हैं आरएसएस का इतिहास क्या है और इसे क्यों मनाया गया। साथ यह भी जानते हैं कि आज इसका जिक्र करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों गया है। आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की। साल 1907 यह वह दौर था जब बंगाल में आज़ादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशवराम बलराम हेडगेवार भी इस संगठन का हिस्सा बने। दादाभाई नौरोजी ने उस वक्त गर्म सोच के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का न्योता दिया, तो हेडगेवार भी कांग्रेस में उनके साथ ही आ गए। हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ ही काफ़ी समय तक काम किया, लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई और गांधी जी के अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस द्वारा खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने वाली बात परेशान कर रही थी। उन्हें यह बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीतिक माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, बल्कि 1922 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 के कोलकाता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेडगेवार मौजूद थे। लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मन बना लिया था कि वे एक ऐसे संस्था को फॉर्म करेंगे जो हिंदुओं के हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही की। कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग ही पहुँचे, लेकिन 12 से 1200 बनने में वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे थे। और इसी के साथ अब संघ की स्थापना का रास्ता साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर हेडगेवार के लिए यह काम इतना आसान नहीं था। इस रास्ते पर कई सारी प्रॉब्लम्स पैर पसारे खड़ी थी। कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने खुद साका लगाना शुरू किया। साका में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को भी शामिल किया। धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेडगेवार की बातों से प्रभावित होने लगे और उनके इस अभियान में जुड़ने लगे। कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अब समय आ गया था जब हेडगेवार ने संघ को ऑफिशियल रूप देने का सोचा। डॉक्टर हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की बुनियाद रखी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों जैसे नासिक, पुणे, अमरावती, यवतमाल में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी शाखा का विस्तार होना शुरू हो गया। लोगों को शाखा से जुड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था। यह एक ऐसा बदलाव था जिसको बनाया तो सामाजिक काम करने के लिए था, लेकिन आगे चलकर यह राजनीति का वह गोल चक्कर बना जिसके चारों तरफ ही राजनीति का ताना बाना बुना जाना लगा था। संघ में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ को कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। संघ के विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार ने 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। डॉक्टर हेडगेवार बीएचयू आए और पंडित मदन मोहन मालवीय से बात की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने के लिए परमिशन दे दी। बीएचयू में डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात एमएसएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराज सदाशिवराव गोलवालकर से हुई। गोलवालकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए उन्हें गुरुजी कहा करते थे। गोलवालकर डॉक्टर हेडगेवार के माध्यम से ही संघ में एक्टिव हुए और उसके मेंबर बने। लेकिन 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसम्मति से आरएसएस की कमान गोलवालकर को सौंप दी जाती है।
गोलवालकर की लीडरशिप में आरएसएस के विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू होते हैं। आइए अब जानते हैं कि आरएसएस कैसे काम करता है और इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ फैली हुई है। ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप ऑफ आरएसएस की कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट की बात करें तो आरएसएस 11 पार्ट में बटा हुआ है। हब यानी केंद्र, रीजन यानी क्षेत्र, प्रोविंस यानी प्रांत, डिपार्टमेंट यानी विभाग, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तालुक यानी टाउन, ब्लॉक यानी खंड, सर्कल यानी मंडल, ग्राम यानी ब्रांच यानी शाखा। वहीं अगर आरएसएस के ब्रांच यानी शाखा की बात करें तो यह 5 तरह की है। पहला प्रभात ब्रांच, जिसमें मॉर्निंग में सभी की मीटिंग होती है। दूसरा है इवनिंग ब्रांच। तीसरा ब्रांच है नाइट ब्रांच। फिर आता है मिलन यानी वीक में 1-2 बार होने वाली मीटिंग। और आखिर में आता है संघ मंडली मंथ में होने वाली मीटिंग को कहा जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संघ में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड मेंबर्स हैं। संघ परिवार के अंदर 80 से ज़्यादा छोटे बड़े संगठन आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस के 8,000 से ज़्यादा ब्रांच हैं। केरला जैसे स्टेट में जहाँ हिंदू पॉपुलेशन कम है, वहाँ भी आरएसएस के करीब 5,000 ब्रांच है। यह तो बात हुई देश के अंदर की। वहीं दुनिया के 40 ज़्यादा सबसे कंट्रीज में आरएसएस के 57,000 ब्रांचेज हैं। इसके साथ ही इन सभी ब्रांचेस में डेली 50 लाख से ज़्यादा मेंबर्स आते हैं। देश की हर तहसील और 60,000 गाँव में हर रोज संघ की ब्रांचेस लगती है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रांचेस क्या हैं, तो बता दें कि ये ब्रांचेस शाखा सुबह शाम होने वाली मीटिंग को कहा जाता है, जो कि किसी भी खुले ग्राउंड में 1 घंटे लगती है। इन्हीं ब्रांचेस को आरएसएस की बुनियाद माना जाता है और इसी वजह से इनका बड़ा आरएसएस संगठन चल रहा है। यहाँ रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है, जहाँ सारे वॉलंटियर्स एक दूसरे से मिलते हैं। इस दौरान सभी प्रेयर करते हैं, योग और गेम्स खेलते हैं। साथ ही ये लोग प्रेयर और कल्चर एक्टिविटीज पर चर्चा भी करते हैं। इसके साथ ही सर संचालक को चुना जाता है और हर सर संचालक अपने नेक्स्ट सर संचालक को अनाउंस करता है। प्रेजेंटली आरएसएस के सर संचालक से मोहन भागवत है। बता दें कि जो संघ में अपने मन से आते हैं उन्हें स्वयं सेवक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आप पूरे वर्ल्ड में आरएसएस की करीब 55 सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, इंडियन फार्म्स एसोसिएशन, हिंदू स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र सेविका संघ, ऑल इंडिया वर्ल्ड काउंसिल, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम नेशनल फोरम, नेशनल सिख संगत, वर्ल्ड डायलॉग सेंटर, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग, भारतीय विवेकानंद केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, एसेक्टा। लेकिन आरएसएस का काम क्या है और भारतीय समाज में इसका क्या योगदान रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आरएसएस समाज सेवा और सुधार के साथ साथ राहत और रिहेबिलिटेशन का काम करता है। यह काम डिजास्टर साइट और ज़रूरतमंद इलाकों में संघ के वॉलंटियर्स देते हैं। इसके अलावा देश में कास्टिज्म को ख़त्म करना और कल्चर नेशनलिज्म को बढ़ावा भी संघ का मकसद है। इसके लिए संघ मैगजीन निकालता है जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं। अगर बात करें आरएसएस के अभी तक के योगदान की, तो भारत में कश्मीर विलय के वक्त जब नेहरू सरकार कुछ असमंजस की स्थिति में थी, उस वक्त सरदार पटेल द्वारा हेल्प मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोवालकर ने महाराज हरि सिंह से बात की थी, जिसके बाद महाराज हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली लेटर भेजा था। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली और गोवा के भारत में विलय के दौरान भी संघ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 22 जुलाई 1954 को दादरा को पोर्चुगीज से मुक्त कराया गया था। 28 जुलाई को आरएसएस लीडर वकनर की लीडरशिप में स्वयंसेवक में नारोली पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और पोर्चुगीज स्टाफर्स को ओवरपावर करते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। लिबरेशन फोर्सेस को इस तरह आगे बढ़ता देख पोर्चुगीज फोर्सेस कैपिटल विरिगिलियो फिडेल्गो के नेतृत्व में राजधानी सिलावास की तरफ रिट्रीट कर चुकी होती है। लिबरेशन फोर्सेस करने के लिए कहते हैं और इनके मना करने पर बड़ी संख्या में आरएसएस स्वयंसेवक और लिबरेशन फोर्सेस के बाकी मेंबर्स सिलवासा की तरफ मार्च करते हैं। पोर्चुगीज भाग जाते हैं और स्वयंसेवक संघ 2 अगस्त 1954 की सुबह पोर्चुगीज का फ्लैग उतारकर भारत का तिरंगा झंडा लहरा देते हैं। इस तरह पूरा दादरा नगर हवेली पोर्चुगीज के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया जाता है। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ, उस वक्त भी संघ ने आगे आकर आर्मी की हेल्प की। आर्मी रूल्स पर नज़र रखना, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प, आर्मी का खाना इंतजाम करना और साथ ही साथ आर्मी फैमिलीज की हेल्प करने जैसे काम में आरएसएस द्वारा किए गए हैं। आरएसएस को इस काम को देखते हुए पीएम नेहरू ने 1963 के रिपब्लिक डे परेड फंक्शन में स्पेशली आरएसएस को इनवाइट किया। 2 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयंसेवक ने अपनी यूनिफॉर्म में राजपथ पर मार्च पोस्ट किया। इतना ही नहीं, 1965 में इंडो पाक वार के दौरान तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया था
उस वक्त घायल जवानों को सबसे ज़्यादा ब्लड संघ के सही सैनिकों ने दिया था। साथ ही कश्मीर में एयर स्ट्रिप से स्नो हटाने का काम भी संघ के सेवकों द्वारा किया गया था। इसके अलावा 1971 में ओसा में आए भयानक साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस ट्रेजेडी तक, 1984 में सिख दंगों से लेकर उत्तराखंड फ्लड्स और कारगिल वार में घायल लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन तक संघ ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी। हमेशा संघ ने आगे फोर फ्रंट में खड़े हो लोगों की सेवा की है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी है। आरएसएस द्वारा इतना सब करने के बावजूद वह हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसी रहती है। उस पर हमेशा से राजनीति में हस्तक्षेप करने के इल्ज़ाम लगते रहते हैं और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रहती है। आइए जानते हैं इसे कब कब बैन किया गया है। दोस्तों, समय समय पर आरएसएस आलोचना और विवादों में घिरा रहा है। पहली बार जब 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी तो पंडित नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर दिया गया। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया था। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उस वक्त आरएसएस को बैन किया गया। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद आरएसएस का हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स में गहरा नाता रहा है। आइए आरएसएस और इंडियन पॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी आरएसएस पॉलिटिक्स से ना चाहते हुए भी जुड़ा रहा। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस का नाम बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में दिखा। इसके अलावा यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को भी उस वक्त आरएसएस के आगे झुकना पड़ा था। दरअसल यह बात तक 1989 की, जब राम जन्मभूमि को लेकर छिड़े विवाद में राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई देने लगी थी। उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस ने राजीव गांधी से किसी तरह की बात करने से मना कर दिया था। संघ उस समय अयोध्या को राजनीति में नहीं घसीटना चाहती थी, जिसके बाद राजीव गांधी सत्ता में बेदखल हो गए। इधर लाल कृष्ण आडवाणी ने वीपी सिंह की सरकार का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंह ने जब रिजर्वेशन का दांव खेला तो सारे पासे पलट गए। इस वक्त संघ को एक बड़ा झटका लगा। झटके में ही संघ को यह महसूस हो गया कि राजनीति की अयोध्या जाना ही होगा। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैली तो राजनीतिक हलचल मच गई। संघ भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या और राम जन्मभूमि आंदोलन में साथ देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, राजनीति की वजह से आरएसएस हमेशा आलोचकों से घिरा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस वीर सावरकर की आइडियोलॉजियों को फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचकों ने हमेशा से संघ को राइट विंग फैसिस्ट रेडियल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा है, जबकि आरएसएस पॉलिटिक अपार्टमेंट के खिलाफ हिंदुओं के हितों को उठाता है। देखा जाए तो आरएसएस की कोई सेट मेजर फिलॉसफी नहीं है, लेकिन आरएसएस 4 तरह की मेन फिलॉसफी को फॉलो करता है। पहला, अखंड भारत। आरएसएस का मानना है कि आदिकाल से भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान तक भारत फैला हुआ था। यह सब अखंड भारत का हिस्सा है। दूसरा है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। यह फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी। यह फिलॉसफी के अंतर्गत इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात की गई है। साथ ही ग्रामीण विकास, सोशल डेवलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया। थर्ड है हिंदुत्व, यानी हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना। आरएसएस का मानना है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोगों को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ही फॉलोअर्स है। संघ तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपने कार्यक्रम में यूज करता है। इसी वजह से उसके ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता। अक्सर इस वजह से आरएसएस का कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है। आरएसएस सबसे ऊपर भगवा ध्वज को मानता है। आरएसएस समय समय पर राजनीतिक में भी एक्टिव दिखता रहता है। बीजेपी में कई बड़े लीडर संघ से ही निकले हैं। अब चाहे वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो या फिर देश के पीएम नरेंद्र मोदी हो, इससे इनके कार्यों ने संघ की आइडियोलॉजी को थोप रखा है। हैरानी की बात नहीं कही जा सकती। तो दोस्तों, एक कमरे से स्टार्ट हुआ यह संघ आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है। आज आरएसएस को 100 ईयर्स हो चुका है। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना हुई होगी जितनी आरएसएस की हुई है, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस आज भी अपने विचारों को लेकर डिटरमिन है और अपने मोटो को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज आरएसएस की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि आप भारत के किसी भी कोने में आपको इसके होने का एहसास हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस आरएसएस की पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।